आज की वीडियो हम जानेंगे कि वसीयत कैसी होनी चाहिए। वसीयत का जिक्र आपने अपने जीवन काल में जरूर सुना होगा। कभी कभी ऐसा भी आपने घटनाएं सुना होगा कि दो भाई हैं लेकिन पिता ने पूरी संपत्ति एक के नाम पे वसीयत कर दिया है। तो आखिर ये वसीयत कैसी होनी चाहिए और वसीयत कब होती है? कुछ व्यक्ति अपने मृत्यु से पहले अपने संपत्ति का वसीयत कर जाते हैं या अपने जीवन काल में ही अपनी सभी संपत्तियों का बंटवारा कर देते हैं। अगर वो बंटवारा नहीं करते हैं तो उस संपत्ति पे कभी कभी बंटवारे को लेकर के विवाद भी आपने सुना होगा। उसी में एक चीज होता है वसीयत। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसकी देखा भाई ज्यादा किया गया या उनके मन में ये है कि जिसने मेरा देखा भाई ज्यादा किया वो ही मेरे संपत्ति का वारिस हो, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी सभी संपत्तियों को वसीयत करते हैं। तो यही चीज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वसीयत कैसी होनी चाहिए, वसीयत जो लिखा जाता है उसके लिखने का तरीका क्या होता है। तो ये सभी चीजें आज की वीडियो में जो है कि क्लियर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो के एंड तक बनेगा। वीडियो के एंड तक जब आप बने रहेंगे तभी आप जानेंगे और समझेंगे वसीयत कैसे लिखा जाता है और वसीयत किस प्रकार के कागज पे लिखा जाता है, क्या स्टाम्प की जरूरत है, क्या रजिस्टर्ड वसीयत की जरूरत है। ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे चलते हम देखते हैं कि वसीयत कैसी होनी चाहिए। ये चीज आपने देखा। अब क्या है, वसीयत का जो पहला भाग होगा, जब हम वसीयत जब लिखेंगे या हम लिखवाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड वसीयत हो। ये मैंने आपको क्लियर किया, ये जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड वसीयत हो। व्यक्ति एक व्हाइट पेपर पे, एक सादे पेपर पे भी वसीयत लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। स्टाम्प पेपर की भी जरूरत नहीं। अगर ज्यादा ही आवश्यकता आप समझ रहे हैं तो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भी यह वसीयत कर सकते हैं। ये मैंने लिख रखा है। बाकी आपका पहला भाग, वसीयतकर्ता का नाम, परिवार के सभी सदस्य और वसीयतकर्ता के पास में कितनी संपत्ति है उसका विवरण होना चाहिए। मतलब वसीयतकर्ता का नाम, उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब का विवरण चाहिए। ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी बात, उनके पास में कितनी संपत्ति है जिसका वो वसीयत करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नंबर 2 पे आता है उस व्यक्ति का विवरण जिसके नाम अपनी संपत्ति का वसीयत करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के नाम से संपत्ति का वसीयत किया जा रहा है उसका विवरण होना चाहिए। सभी चीजें यहाँ पे ध्यान समझिएगा। फिर आता है नंबर 3 पे, उत्तराधिकारी शख्स का वसीयतकर्ता से क्या संबंध है, वो उसे कितने समय से जानता है और वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति क्यों देना चाहता है। सबसे पहले वसीयतकर्ता जो व्यक्ति है वो जिसको अपनी संपत्ति दे रहा है उससे क्या उसका संबंध है और उसको कितने समय जानता है, और वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति क्यों देना चाहता है। सबसे बड़ा विवरण ये है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, तो जब वो बच्चे नहीं होते हैं तो वो दूसरा कोई व्यक्ति अगर उनका देखा भाई सही से कर रहा है, उनका जीवन सही से व्यतीत करवा रहा है, सुखमय उनका जीवन अगर उस व्यक्ति के माध्यम से है, तो वो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में ही इस व्यक्ति को अपनी संपत्ति दे। और जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति की संपत्ति है अगर उस व्यक्ति का सही से देखा भाली अगर कोई व्यक्ति करेगा तो संपत्ति वो व्यक्ति जहां तक उसी व्यक्ति को ही देके इस दुनिया से विदा होंगे। ऐसा भी होता है। आगे आप देखेंगे उस व्यक्ति का विवरण जिससे वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति देना चाहता है, उसका कारण और अन्य जरूरी जानकारियां। ठीक है, नंबर 4 पे भी वही आता है कि वसीयतकर्ता उस व्यक्ति का विवरण जरूर देना चाहिए जिस व्यक्ति के नाम पे आप वसीयत कर रहे हैं। इसका जो है विवरण आपको जरूर देना चाहिए और कुछ जरूरी हो सके कुछ जरूरी जानकारियां भी दे, किस लिए कर रहे हैं, क्या रीजन रहा कि आप अपनी संपत्ति का जो है उसके नाम पे वसीयत कर रहे हैं। फिर आपका आता है दूसरा भाग। पहला भाग आपका जो है खत्म हुआ, पहला भाग आपका खत्म हुआ। अब दूसरे भाग में क्या आता है, वसीयतकर्ता इस बात का उल्लेख करे कि उसने वसीयत को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। वसीयतकर्ता और गवाहों को वकील के सामने हस्ताक्षर मतलब जो साइन करना होता है। तो ये भी चीज यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो वसीयत करता है, जो भी उनके सामने लिखा गया, अगर वो खुद लिख सकें तो अपने आप लिखें। अगर नहीं लिख सकते हैं, किसी दूसरे से अगर जो लिखवा रहे हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति जो लिखा है वो चाहे तो उनको पढ़ के, अगर अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, वसीयतकर्ता अगर पढ़े लिखे नहीं है, तो जिस व्यक्ति ने उसका वसीयत को लिखा तैयार किया वो व्यक्ति उनको पढ़ के पहले सुनाए। कब? हस्ताक्षर होने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होता है। और पढ़ लिया, वसीयतकर्ता और गवाहों के वकील के सामने हस्ताक्षर करने होंगे। अगर वसीयतकर्ता खुद अपने आप लिख रहे हैं या किसी और से लिखवा रहे हैं, वकील के पास जाकर नहीं हुआ। मैंने आपको पहले बताया कि वसीयत जो नहीं रजिस्टर्ड वसीयत करवाया जाए या किसी वकील के माध्यम से करवाया जाए।
आप खुद भी उस चीज को लिख सकते हैं। तो जब आप अगर लिख रहे हैं, खुद अगर आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वकील की आवश्यकता नहीं होती है। जो गवाहदार हैं उनके उनके साइन होंगे और प्लस जो वसीयत करता है उनके साइन होंगे। यहाँ पर तीसरा भाग, दूसरा भाग भी यहाँ पे समाप्त होता है। तीसरा भाग है वसीयत में शामिल होने वाले गवाहों के नाम और उनकी पूरी जानकारी, गवाहों के फोटो और पहचान पत्र या आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। यहाँ पे ये चीज को समझिएगा। तीसरे भाग में कहता है वसीयत में शामिल होने वाले गवाहों के नाम, उनकी पूरी जानकारी, उनका आधार कार्ड, उनका फोटो, हो सके तो पहचान पत्र भी होना अनिवार्य है। ठीक है। चौथे भाग में आता है भारतीय कानून के अनुसार गवाहों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ जो है गवाह नहीं होने चाहिए, बल्कि वो भी व्यक्ति होना चाहिए जो वसीयत करता भी है, उनका भी मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, तभी ही वसीयत मान्य होती है। नंबर 5 पे आता है इस लिखित वसीयत को कहाँ रखें। सबसे बड़ी समस्या आती है कि लिखित वसीयत को कहाँ रखें। मान लीजिए कि 2-3 भाई हैं, 4-5 भाई हैं, या 2 ही भाई हैं और पिता एक के नाम पे वसीयत करें, तो दूसरा जाहिर सी बात है उस वसीयत पत्र को जो है कि नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा। तो उसमें हम ये यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस वसीयत को कहाँ पे रखें। वसीयत करता अपने पास रख सकते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास में सुरक्षित रहेगा तो उसे अपने पास में रख सकते हैं, या वो जिसके ऊपर भी विश्वास करते हैं उस व्यक्ति को वो वसीयत दे सकते हैं। ठीक है। वैसे तो फिलहाल अगर अपने पास रखें तो ही सुरक्षित है, किसी और को देंगे तो वहां से भी बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अब आता है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 संशोधन। ठीक है। यानी यहाँ अगर भारतीय स्टाम्प संशोधन अधिनियम 1899 के अनुसार कृषि संबंधी भूमि या व्यापार की वसीयत बनाने के लिए पंजीकृत करवाना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे आपने सीधे चीज देखा कि वसीयत लोग अक्सर किसा करते हैं, संपत्तियां करते हैं। जब ये संपत्तियां करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आता है, भारतीय स्टाम्प संशोधन अधिनियम 1899 के अनुसार से इसको पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं है। तो ये है वसीयत बनाने का नियम, ऐसे करके ये वसीयत जो है कि बन सकता है। और मैंने आपको ये बताया वसीयत बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन काल में संपत्ति का बंटवारा नहीं किया या उस संपत्ति का वसीयत नहीं किया, तो उस संपत्ति पे जाहिर सी बात है वो भी व्यक्ति हकदार हो जाएगा जिस व्यक्ति ने कभी उस संपत्ति के मालिक का सेवा ना किया हो, उसकी मुसीबतों में खड़ा ना हुआ हो, उसके साथ में कभी एक कदम चला ना हो, मतलब उसके दुख में कभी एक कदम चलने की तैयारी भी नहीं किया हो, कभी चलने का सोचा भी ना हो, वो भी व्यक्ति उसकी संपत्ति में मालिकाना हक जताना स्टार्ट कर देता है। इसलिए कुछ होशियार लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति का वसीयत कर देते हैं या फिर उसका बंटवारा कर देते हैं। अगर परिवार में सब ठीक है, सब बेटे सही हैं, बेटियां सही है, बहू सही है, तो सबको बराबर हिस्सा दे देते हैं, और नहीं तो क्या करते हैं जो उनके प्रति सही रहा उसको वो अपनी संपत्ति वसीयत कर देते हैं। तो ये होता है वसीयत का नियम, और इसलिए वसीयत किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।